Hello students. Today we are going to study about principle of accounting. As well as the noun as concept, convention या assumption of accounting. This is a very important topic for accounting knowledge because all accounting जो 11 to एमकॉम CS लेवल तक जहां तक भी अकाउंटिंग है कंप्लीट कॉमर्स है आई मीन टू से इन शॉर्ट कंप्लीट अकाउंटेंसी बेटा जिन पिलर्स पे डिफेंड कर रही है, जिन पे टिकी हुई है या जिन पे स्टैब्लिश है, वो है बेटा ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल का क्या मीन होता है? प्रिंसिपल मतलब बेटा सिद्धांत मीन्स जनरली एक्सेप्टेड रूल्स, मतलब ये बातें जो सब जगह एक कॉमन वे में, एक जनरल वे में एक्सेप्ट की जाती है। मीन्स मतलब अगर मैं हिंदी बोल तो सार्वभौमिक सच बोलते हैं इनको। प्रिंसिपल मतलब वे सिद्धांत, वे बातें जो एक सब्जेक्ट में, एक टॉपिक में, एक नॉर्मल वे में सब जगह एक समान लेवल पे, एक इक्वल लेवल पे एक्सेप्ट की जाती है, वो होता बेटा प्रिंसिपल वर्ड का मीन। तो वही सेम थिंग कि अपनी जो अकाउंटेंसी है, या हम जो अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या प्रीवियस वीडियो में बड़ा हमने जो अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी डेफिनेशंस, इनके बारे में जो थोड़ा बहुत इंट्रो हमने जाना है, रियल में बेटा वो कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग नॉलेज, ये जो बेटा मैंने 12 कंसेप्ट यहाँ पे लिखे हैं, इन पर वो कंप्लीट अकाउंटिंग की हुई है। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही जो होते हैं वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। इन अकाउंटिंग कन्वेंशन भी बोलते हैं और एज्यूम्पशन भी बोलते हैं। मतलब ये चीजें मान करके अकाउंटिंग रखी जाती है, अकाउंटिंग की जाती है। मतलब इन 12 थॉट्स पर, आप इन्हें थॉट्स भी बोलते हैं, 12 थॉट्स हैं जो अकाउंटिंग में चल रही है या जिन पे अकाउंटिंग डिफेंड कर रही है। अब इन एक एक पॉइंट्स को अच्छे से हैंडल करना टुडे वीडियो में हम एज ए पॉसिबल 5 to 6 कंसेप्ट क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग। पहले हम देखते हैं ये कंप्लीट कंसेप्ट है कौन से। मैंने 12 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे लिखे हैं जिन पर अपनी पूरी अकाउंटिंग या आपकी पूरी फ्यूचर स्टडी कॉमर्स लाइफ जो है वो इस पे डिफेंड करेगी। तो बड़ा वो कौन से हैं? इस नंबर 1 है सेपरेट बिजनेस एंटाइटी, नंबर 2 है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, थर्ड है ड्यूल एस्पेक्ट concept, fourth है accounting period concept, next going concern concept, next consistency concept, next है बेटा full disclosure concept, next है accrual concept, next materiality concept, उसके बाद है next matching concept, नेक्स्ट है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एंड फाइनली रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये बड़ा 12 कंसेप्ट है, इनको हमें बहुत डिटेल में और अच्छे से इनको समझना है। हाँ, इनका यूज हम जैसे ही अपने डबल एंट्री सिस्टम एंट्रीज सीखना स्टार्ट करेंगे, वहां हम इन टोटल के बारे में, प्रैक्टिकल में ये क्या कैसे अपने अकाउंटिंग इफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में वहां बात करेंगे। और यहां हम बात करते हैं इनके थ्योरिकल मैटर की। जैसे कि बेटा फर्स्ट कंसेप्ट अपना सेपरेट बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। सेपरेट बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट का मीन्स अकाउंटिंग ये मान के की जाएगी कि बेटा बिजनेस का खुद का एक अपना सेपरेट लीगल एंटाइटी होगा। एंटाइटी में अस्तित्व मीन्स जैसे बेटा हम जो ह्यूमन बीइंग हैं या जो एनिमल्स हैं या इस अर्थ पे जितने भी जीव जंतु है उन सब का अस्तित्व है। एग्जैक्टली सेम बेटा अपने बिजनेस का भी खुद का अस्तित्व है, खुद का उसका एक रियल लीगल एग्जिस्टेंस है, उसकी खुद का एक एंटाइटी है। कैसे बेटा? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, जैसे कि आप कोई ड्रिंक पी रहे होते, पार्टिकुलर किसी भी कंपनी का
कोल्ड ड्रिंक, और उस कोल्ड ड्रिंक को पीने से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, आपकी हेल्थ खराब हुई है, कोई हेल्थ इश्यू हुआ है, एंड देन आफ्टर अगर आप क्लेम करना चाहोगे तो वो क्लेम उस कोल्ड ड्रिंक कंपनी के ऑनर पे होगा या उस कंपनी पे? शायद आपके माइंड में आ रहा होगा सर वो कंपनी पे क्लेम होगा। क्यों बेटा? कंपनी पे तो हाथ पे कुछ है ही नहीं, उसमें वो सांस लेते नहीं, मतलब जो ह्यूमंस के जो फीचर्स होते हैं उसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग में एक कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस को सेपरेट एंटिटी माना जाता है, और हम बेटा जो अकाउंटिंग करेंगे वो अकाउंटिंग हम अपने बिजनेस के लिए करेंगे। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे हम देखेंगे कि ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन है तो ये उसको रिकॉर्ड रखेंगे। इट्स मीन सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये मान के चलता है कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, दोनों एक नहीं है। इसी वजह से जब हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपना पढ़ेंगे कि ऑनर ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो जब उस ट्रांजेक्शन की एंट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम ये बोलेंगे कि भाई ओनर ने जो बिजनेस को पैसा दिया है ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी बनेगी, मतलब बिजनेस ओनर को ये पैसा वापस रीपे करेगा इन फ्यूचर, इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी माना जाएगा और एक ऑनर का अकाउंट अलग से ओपन किया जाएगा नेम ऑफ कैपिटल से। मीन्स बेटा आपको क्या समझ में आया कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब यहीं से आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। और अब आप जो अकाउंटिंग बारे में सोचोगे इस कंसेप्ट को माइंड में रख के सोचना, मतलब हम जो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो किसके लिए? बिजनेस के लिए। आपको मान के चलना कि आप बिजनेस के एम्प्लॉय हो और आपको बिजनेस ऑर्डर दे रहा है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है इसकी एंट्री करें, मतलब एम्प्लॉयज होंगे वो बिजनेस के लिए काम करेंगे, वो बिजनेस के हाथ पैर आंख नाक कान वो सब वो होंगे। डिसीजन ट्रांजेक्शन सारे किसके होंगे? बिजनेस के नाम से होंगे। जैसे कंपनी की बात करूं तो आज कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे शेयर है बेटा, उस पर कंपनी की सील लगती है, कंपनी अपना सिग्नेचर करती है। मीन्स किस वजह से? क्योंकि वो खुद का उसका लीगल एंटिटी है, सेपरेट स्टेटस है उसका। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में अब क्रिएट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए वो ये कि अब आपको ये मान के चलना है अकाउंटिंग सीखने के लिए कि हमारे लिए बिजनेस भी एक ह्यूमन बीइंग लाइक है, और हमें जो अकाउंटिंग सारी पढ़नी है, जो अकाउंटिंग आप सारी करोगे वो किसके लिए? बिजनेस के लिए करोगे। अगर आपके बात समझ में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने कभी देखा कि बिजनेस का ओनर अगर बिजनेस का कोई गुड्स या बिजनेस के गले से कुछ पैसे लेके अगर वो घर ले चलता है तो वो पैसा या गुड्स उसको वापस बिजनेस में रखना होता है। या फॉर एग्जाम्पल मान लो कभी आपने इस बात को नोट किया हो कि आपके पेरेंट्स बिजनेस के काउंटर बैठे थे और आप गए, बोला से पापा 1000 रुपीज चाहिए स्कूल की फीस या कोई डिपॉजिट करानी है कुछ, तो अगर पापा अर्जेंट में आपके अगर गले से 1000 रुपये निकाल के अगर आपको दे देते हैं तो देन आप नोट करना वापस अपने पॉकेट से 1000 रुपीज निकाल के वापस रखेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज वो बड़ा वो पैसा किसका था? वो बिजनेस का था। आप सोचोगे बिजनेस का कैसे था? बिजनेस तो पापा का था। बिल्कुल बिजनेस आपके फादर का था या आपके पेरेंट्स का था, बट वो जो ट्रांजेक्शन हुआ था ना बेटा, वो कैश जो थी वो बिजनेस की थी। आपके पेरेंट्स ने, फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस को पैसा दिया, कैपिटल दी, तो वहां से बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी बन गई थी और वहां से बिजनेस स्टार्ट खड़ा हो गया था। और बिजनेस लगा भी बिजनेस ने आपके फादर को या मतलब बिजनेस के ओनर को ये कहा कि आपने हमें पैसा क्रेडिट बेस पे दिया है, आज से ये पैसा हमारा, हम इस पैसे का क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हमारा डिसीजन है, हम आपको ये पैसा आपको रिपे करेंगे। इट्स मीन अब आपकी बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि अब आपको यहां से मान के चलना है कि बिजनेस खुद एक सेपरेट एंटिटी है और हम जो अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस के लिए करेंगे, ओनर के लिए नहीं। हाँ, ये बात हो रहा है एंड ऑफ द ईयर जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी उसके यूजर्स जो जो है उसमें ओनर भी है, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है। या फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, जैसे कि मैं आपको ट्रांजेक्शन की एंट्रीज जब सिखाना स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बोलूंगा हमने तो 10,000 का गुड्स परचेज किया, तो हमने परचेज किया मतलब किसने? ओनर ने नहीं, एम्प्लॉय ने नहीं, किसने परचेज किया? बिजनेस ने परचेज किया। मतलब ऑल ट्रांजेक्शन जो होंगे वो किसके हो रहे हैं? बिजनेस के हो रहे हैं। क्लियर?
इसमें अब ये बात आपको माइंड में रखनी है कि अकाउंटिंग में अब ये मान के चला जाएगा कि बिजनेस अपना सेपरेट इंटाइटी रखता है, उसका खुद का अस्तित्व है, खुद का स्टेटस है, और जो अकाउंटिंग आप करोगे वो बिजनेस के लिए करोगे। अगर कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस का नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। जैसे मान लो ओनर है, ओनर आपके अपने फैमिली का या अपने घर का लाइट बिल पे करता है, तो वो ट्रांजेक्शन क्या बिजनेस का था? और इस बात को इसी कंसेप्ट से आप समझ पाओगे कि नहीं सर, बिजनेस तो अलग है और वो जो ट्रांजेक्शन हुआ ओनर का पर्सनल था, तो हमें उससे क्या लेना। ऐसे तो आपके बिजनेस के अलावा होल वर्ल्ड में कितने हजारों करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको रिकॉर्ड करोगे क्या? हमें रिकॉर्ड करना है किसके? बिजनेस के ट्रांजेक्शन, क्योंकि अपना बिजनेस सेपरेट इंटाइटी रखता है और इसके ने जो ट्रांजेक्शन किए हम उनको रिकॉर्ड रखेंगे। क्लियर? तो अब ये बात क्लियर हुई कि याद रखना, हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे अब उसमें आपके माइंड बात सेट हो जाएगी, हमारे लिए बिजनेस खुद एक एग्जिस्टेंस है, खुद एक इंटाइटी है। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो बेटा आपको अगर रिमेंबर हो तो जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें हमने ये देखा भी अकाउंटिंग एक्चुअली एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का बेटा फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना और उन्हें मनी टर्म्स में मेजर करना, राइट? उसके बाद ही तो रिकॉर्डिंग था। तो ये बेटा एक्चुअल में अकाउंटिंग कंसेप्ट उठाया हुआ एक थॉट था कि वे ट्रांजेक्शन हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे जो हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अगर हम किसी टर्म्स को मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तो बेटा उसकी रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट मान के चलता है। आप भी सोचो कि भाई मनी टर्म्स के अलावा कई क्वालिटी बेस के भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि बिजनेस के ऑनर जो डिसीजन ले रहा है उस पर कितनी क्वालिटी है डिसीजन लेने की, वो कितना डिसक्वालीफाई है, या बिजनेस में एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो ये जो क्वालिटी बेस के जो ट्रांजेक्शंस हैं उन्हें हम अपनी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि अपनी अकाउंटिंग बुक फाइनेंस अकाउंटिंग है। मीन्स जिन ट्रांजेक्शन को हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने सैलरी पे की तो आप उनको उस ट्रांजेक्शन को मेजर कर सकते हो कि कितनी केस में कितनी मनी में आपने पे की, 10,000 की पे की, तो मनी टर्म्स में उसको मेजर कर पा रहे हैं तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लाइंट और आपकी जो पार्टी है, सपोज करो आप अपनी पार्टी को जिससे आप गुड्स परचेज करते हो उसको अभी कॉल करके ऑर्डर दिया कि भैया कि 2 लाख का गुड्स जो है वो सेंड करना। तो अभी आपने उसको ऑर्डर दिया था ना, तो आपने उसको कैश पे की ना उसने आपको गुड्स सप्लाई किया। तो अभी तक जो बात हुई है बेटा इसमें हम इस ट्रांजेक्शन को मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर पाए। हाँ, जब ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो देर हम 2 लाख रुपीज का इसका मनी में मेजर है तो उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इट मीन्स अपना नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मतलब अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे जिन्हें मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और जिन्हें मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते बेटा हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सेपरेट बिजनेस इंटाइटी में तो क्या समझ में आया कि अब आपको यहां से मान के चलना है कि आपके लिए बिजनेस एक लीगल एक इंटाइटी, एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग की तरह है, और आप अकाउंटिंग उसके लिए रख रहे हो। और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे जिन्हें हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। थर्ड बेटा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो बेटा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मीन्स सोचो आप अपने माइंड में। अब बेटा अपने प्रीवियस वीडियो में हमने जो अकाउंटिंग सिस्टम लिए थे, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, तो आपको याद तो मैंने कहा था बेटा कि डबल एंट्री सिस्टम है, इसको मैंने कहा कि मैंने शॉर्ट पे समझा रहा हूं, अभी डिटेल में अपने पूरे थ्रू आउट द ईयर ही चलेगा। थ्रू आउट द ईयर इसी कंसेप्ट को समझना है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट मीन्स अकाउंटिंग ये मान के चलेगी कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके मिनिमम 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 साइड होंगे। मत जैसे कि लेन देन, ये दोनों वर्ड किसके लिए वजह? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसके मिनिमम 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 साइड होंगे। नंबर 2, उसमें से एक एस्पेक्ट डेबिट होगा तो सेकंड एस्पेक्ट क्रेडिट होगा। मतलब उस ट्रांजेक्शन की जो एक साइड आपको दिखेगी उसको हम डेबिट करेंगे और जो दूसरी साइड आपको दिख रही है उसको क्रेडिट करेंगे।
हाँ, ये बात और मैं डेबिट और क्रेडिट भी बताऊंगा, ये कहां से आए हैं, इनका क्या मीन है। थर्ड, उस ट्रांजेक्शन में से आपने जिस एस्पेक्ट को डेबिट लगाया है, जितनी अमाउंट से उसको डेबिट लगाया ना, तो बेटा सेकंड एस्पेक्ट भी उतनी अमाउंट से क्रेडिट होगा। मींस इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग के बहुत एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट में इक्वल अमाउंट से रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी बेस की वजह से ही बेटा एंड ऑफ द ईयर हम जो बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड करेंगे और उसके लिए हम बेटा जो बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट मींस अपनी एक लिस्ट होगी बेटा टोटल ऑफ एसेट्स और टोटल ऑफ लायबिलिटीज की, तो बेटा उसकी टोटल ऑलवेज इक्वल आएगी। मतलब ये कंसेप्ट एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, ये ऑलवेज इक्वल आएगा। किस कॉन्सेप्ट की वजह से? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से। और यहीं से बेटा अपनी अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल थीम स्टार्ट होगी। मतलब अब आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद सीखनी होगी कि इस ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गुड्स बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो बेटा थोड़ा थोड़ा इसको अब आप समझो। फर्नीचर परचेज किया तो आप बता सकते हो कि इसमें दो बातें क्या क्या हुई है। एक, बिजनेस में फर्नीचर आया एज एसेट्स, एंड सेकंड थिंग, क्या फर्नीचर आया कुछ नहीं हुआ, फ्री में देगा जो फर्नीचर आप हम जिससे ले रहे हैं, नहीं बेटा पे करना होगा। तो अगर हमने उसको कैश पे की तो बिजनेस एक एसेट्स और डिक्रीज हुई, कौन सी? कैश। तो उसके कौन से दो एस्पेक्ट, एक फर्नीचर और एक कैश। फर्नीचर आया, कैश गई, तो इसलिए हम फर्नीचर को डेबिट और कैश को क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये सभी समझा रहा हूँ एंट्री, इसके बाद तो हम अलग से बात करेंगे, मैं भी तो एस्पेक्ट बता रहा हूँ। जैसे कि सैलरी पे की अपने एम्प्लॉय को, तो आप भी बताओ इसके ड्यूल एस्पेक्ट क्या दिख रहे हैं आपको। सैलरी पे की तो वो एक तो आपको दिख रहा है बिजनेस से कैश डिक्रीज हुई है, एक साइड तो हो गया। सेकंड साइड कि क्या हुआ, सैलरी पे करने बिजनेस एक्सपेंसेज हुआ भैया, सैलरी के लिए पैसा खर्च हुआ आपका, तो एक एस्पेक्ट हो गया सैलरी। गुड्स खरीदा, बिजनेस में गुड्स आया, कैश गई। गुड्स बेचा, कैश आ रही है, सेकंड गुड्स जा रहा है। मतलब बेटा आप कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं बोल पाओगे जिसका सिंगल एक ही एस्पेक्ट होगा, क्योंकि बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होंगे वो सिंपल सी बात है यार, वो दो पर्सन के बीच होंगे। उसमें एक पर्सन आपका बिजनेस होगा एंड सेकंड पर्सन पार्टी, एम्प्लॉय, कोई भी पर्सन सेकंड पर्सन बनेगा। क्योंकि बेटा यही जब मैंने सेपरेट बिजनेस इंटाइटी कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें बात डिसाइड कर ली थी कि बिजनेस भी अपना पर्सन है। इसलिए आपकी जो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है उसमें एक दो पर्सन के बीच ट्रांजिशन होगा, उसमें एक बिजनेस रहेगा, सेकंड पर्सन कोई भी आउटसाइडर एम्प्लॉय वगैरह जो होंगे। तो इट्स मीन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मीन यह हुआ कि जो एंट्रीज आप करना स्टार्ट करोगे, एंट्री करना जो सीखोगे, उसमें सबसे पहले आपके पास देखनी है जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें दो एस्पेक्ट, टू एस्पेक्ट कौन से हैं, जिसको मैं आपको एक डेबिट करना और क्रेडिट करना के बारे में सिखाऊंगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो एस्पेक्ट जितनी अमाउंट से डेबिट होगा, सेकंड एस्पेक्ट एग्जैक्टली उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट होगा। इसी वजह से अपनी अकाउंटिंग के ये जो बहुत एस्पेक्ट है डेबिट और क्रेडिट, तो एंड ऑफ द ईयर अपने टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट इक्वल आएगी, जिसका ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे इस बात के लिए, एंड बैलेंस शीट भी बनाएंगे जिसमें एसेट और लायबिलिटीज इक्वल आएगी। बड़ा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मीन समझ में आया, यही है बेटा अपना डबल एंट्री सिस्टम भी। नेक्स्ट बेटा कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मीन्स जो अकाउंटिंग बेटा हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग में बेटा जो अपना जो टारगेट था क्या, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानना और बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड करना, तो बेटा उसमें एक प्रॉब्लम आएगी ना कि आपको बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कब जानना है, या कितने टाइम का जानना है, या इकोनॉमिक कंडीशन कब की जाननी है। तो उस सिचुएशन में कि भाई जैसे आज बिजनेस स्टार्ट किया, शाम को प्रॉफिट लॉस जानना है, या आफ्टर 1 वीक, कभी एक इस 1 वीक में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, मंथ एक महीने में कितना, 2 मंथ में कितना, 6 मंथ में कितना हुआ, 12 मंथ में कितना हुआ, 2 साल में, 10 साल में कितना हुआ। मतलब बिजनेस तो आज स्टार्ट हुआ है, मान लो बिजनेस तो कंटिन्यू चलता जाएगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो क्या आप बिजनेस का प्रॉफिट आज से 50 साल बाद जानोगे। तो एक प्रॉब्लम हुई कि यार जो अकाउंटिंग प्रोसेस रखी जाएगी वो कितने टाइम के लिए रखी जाएगी, बिजनेस तो कंटिन्यू चलता जाएगा,
इसलिए बेटा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या गया, बिजनेस की जो लाइफ थी, बिजनेस स्टार्ट होने से जब तक बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पीरियडिकल पीरियड में बांटा गया और ईच पीरियडिकल पीरियड जो बना वो अकाउंटिंग पीरियड बना कि भाई इस पीरियड के लिए आपको अकाउंटिंग रखनी है। जैसे मान लो कि बिजनेस 20 इयर्स चलेगा, तो मतलब बिजनेस की लाइफ कितनी होगी, तो बिजनेस की लाइफ 20 इयर्स होगी और इस लाइफ को छोटे छोटे पीरियडिक पीरियड में हम टुकड़े करेंगे। अब वो मंथली हो सकते हैं, 6 मंथ हो सकते हैं, ईयरली हो सकते हैं, लेकिन पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग को सेम रखने के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए एंड गवर्नमेंट को टैक्स सिस्टम को एक सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए ये सिस्टम रखा गया कि अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का रखा जाए। मतलब बिजनेस की जितनी भी लाइफ है स्टार्ट टू एंड तक, बिजनेस की लाइफ को मतलब 12 मंथ के पीरियड में बांटा जाए और ईच 12 मंथ का पीरियड आपके लिए अकाउंटिंग पीरियड एंड सेकेंड थिंग ये बनेगा बेटा अकाउंटिंग ईयर। मतलब हम बिजनेस की लाइफ को 12-12 महीने के टाइम में डिवाइड करके हम अकाउंटिंग रखेंगे और अपना ईच पीरियड, हमने वो पीरियड 12 मंथ का डिसाइड किया कि हम बिजनेस की अकाउंटिंग 12 मंथ के लिए रखेंगे और एंड ऑफ दैट ईयर मतलब आफ्टर लास्ट मंथ की लास्ट डेट पे हम बिजनेस का 365 डे का प्रॉफिट लॉस और इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड करेंगे। और आपको अगर ध्यान में हो तो इंटरनेशनल लेवल पे या एक वैलिड अकाउंटिंग सिस्टम में ये अकाउंटिंग पीरियड जो 12 मंथ का रखा गया वो रखा गया 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च तक। जैसे कि प्रेजेंट में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 ये जो अकाउंटिंग पीरियड रहेगा कितने टाइम का, 12 मंथ का, ये अपना अकाउंटिंग ईयर कहलाएगा और इसी बोलते बेटा फाइनेंशियल ईयर। थोड़ा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या समझ में आएगा आपको। अब आपको एक चीज और समझ में आ गई कि हम जो अकाउंटिंग प्रोसेस रखेंगे वो एक फिक्स सर्टेन पीरियड की रखेंगे और वो पीरियड अगर हम 12 मंथ का रखेंगे तो ये अकाउंटिंग ईयर होगा। ये है बेटा अपना अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। मतलब अकाउंटिंग एक पीरियडिकल पीरियड के लिए रखी जाएगी और वो पीरियड 12 मंथ का होगा। नेक्स्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मीन्स अभी मैंने जस्ट आपको जो बताया था अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में बात की भी क्या बिजनेस 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, साल 2 साल, पता है भाई जो बिजनेस स्टार्ट करा है उस पर्सन को, उस ओनर को आइडिया नहीं है यार बिजनेस कितने टाइम चलेगा। वो तो ये चाहेगा भाई बिजनेस कभी बंद हो ही नहीं जब तक प्रॉफिट चल रहा है, राइट। तो यही बात गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब बिजनेस यह मान के स्टार्ट किया जाता है कि ये बिजनेस कंटिन्यू चलता जाएगा। कोई भी ये सोच के अभी बिजनेस को बंद करना है यह सोच के कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, सब यही चाहेगा बिजनेस कंटिन्यू चलता जाए। तभी तो बिजनेस की लाइफ जो होगी वो एक फिक्स नहीं हुई, मतलब इनडेफिनेट टाइम हो गया बिजनेस का लाइफ का। तभी तो रिक्वायरमेंट होगी कि या फिर अकाउंटिंग कितने टाइम के लिए रखी जाए। तभी बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में, पीरियडिकल पार्ट में बांटा गया और वो ईच पार्ट क्या कहलाया अपना अकाउंटिंग पीरियड। मतलब अकाउंटिंग पीरियड में क्या किया गया कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में, और पीरियड 12 मंथ के रखे, इसलिए हम 12 मंथ की अकाउंटिंग रखेंगे। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या मान के चलेगा कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, इसीलिए इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंसेज को रेवेन्यू एक्सपेंसेज और कैपिटल एक्सपेंसेज में डिवाइड करेंगे। कैसे, अब ये बात जो मैंने वर्ड बोले हैं वो फिर आपके लिए न्यू वर्ड आगे, फिर से रेवेन्यू और ये कैपिटल कंसेप्ट क्या बोल दिया आपने, आएगा बड़ा, इसको भी लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि हमने बिजनेस के लिए बिल्डिंग 10 लाख रुपीज की खरीदी, तो बड़ा ये जो हमने बिल्डिंग 10 लाख रुपए की खरीदी क्या ओनली फॉर 1 साल के लिए खरीदी? तो आप क्या सोचेंगे, नहीं सर ये तो बिल्डिंग जब तक रहेगी या बिजनेस चलता है तब तक बिल्डिंग चलती रहेगी। तो इसी वजह से ये जो बिल्डिंग में हमने जो पैसा लगाया है वो हमने मोर देन 1 ईयर के लिए या बिजनेस की जब तक ये बिल्डिंग चल पाए तब तक के लिए है, राइट। इसीलिए ये अपना कैपिटल एक्सपेंसेज बनेगा इस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से कि ये एक्सपेंसेज ओनली 1 ईयर के लिए नहीं हुआ है कि जब तक बिजनेस चलता जाए, बिल्डिंग चल रही है आपकी, तब हम इस बिल्डिंग के एक्सपेंसेज को जो कई साल का एक्सपेंसेज होगा उसको छोटे छोटे पार्ट में रेवेन्यू एक्सपेंसेज में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें एक नया एक्सपेंसेज वर्ड आपके सामने आएगा डेप्रिसिएशन।
क्योंकि बिजनेस तो कंटिन्यू चलता जाएगा। तो आपने जो एक्सपेंसेस किया है वो ओनली करंट ईयर के लिए किया है या कई साल के लिए किया है, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से डिसाइड होगा। जो इसलिए जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें हम शो करेंगे भाई करंट ईयर के एंड में इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज है। अब इन एसेट्स लाइबिलिटी जो नेक्स्ट ईयर आगे लेंगे क्योंकि बिजनेस तो कंटिन्यू चल रहा है। आई बात समझ में? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि ये कंसेप्ट ये मान के चलता है कि बिजनेस कंटिन्यू चलता जाएगा। इसलिए अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किया है तो देखना कितने टाइमिंग के लिए किया है। अगर वो मोर देन 1 ईयर के लिए है तो इसका मतलब आपके लिए कैपिटल एक्सपेंसेस बनेगा, वो एसेट्स बनेगा। तो ये था बेटा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एंड आज के वीडियो में हमने 5 कंसेप्ट पे बात की है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस खुद का एक लीगल एंटिटी है, आप बिजनेस के लिए अकाउंटिंग रखोगे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, उन्हीं टर्म्स को, उन्हीं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकेंगे। थर्ड, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट मींस जिन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे उनमें मिनिमम हमें 2 एस्पेक्ट मिलेंगे, जिसमें से एक को डेबिट और एक को क्रेडिट। लेकिन जितने अमाउंट से हम किसी एस्पेक्ट को डेबिट लगाएंगे एग्जैक्टली उतनी अमाउंट से सेकंड एस्पेक्ट को क्रेडिट लगाएंगे। तो इसी वजह से एसेट लायबिलिटी टोटल इक्वल आएगी। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जिसमें हमने देखा कि जो बिजनेस की लाइफ है, जो एक इंडेफिनिट लाइफ है, उस लाइफ को एक छोटे छोटे पार्ट पे, पीरियडिकल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे और ईच पार्ट अपना अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा। इसके लिए हम अकाउंटिंग रखेंगे और वो पीरियड हम 12 मंथ का रखेंगे, तो इसलिए उसको अकाउंटिंग ईयर बोलेंगे, जिसके एंड पे हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और एसेट लायबिलिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मतलब यही कि भी यही मान के बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा कि ये कंटिन्यू फ्यूचर एक इनडेफिनेट लाइफ तक चलता रहेगा। इसीलिए आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हो वो करंट ईयर के लिए कर रहे हो या मोर देन 1 ईयर के लिए कर रहे हो, उस बात को ध्यान में रखकर हम एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस में डिवाइड करेंगे। तो ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।